हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरी किताब के इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि आज पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो समझ लीजिए 95% नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय समझेंगे, क्योंकि 6 नंबर में बहुविकल्पीय भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि तनुता जब बढ़ाते हैं तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या कुछ नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है वो घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल, 100 मोल, इस प्रकार से। ठीक है, तो 180 ग्राम जल में जल के जो मोल होते हैं वो 10 मोल होते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, तो 10 मोल होते हैं, याद रखिएगा। यहीं पर एक और पूछा जाता है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता 55.56 मोल होती है, ये आपको याद रखना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलता ही मिलता है। ठीक है, समझ गए? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको 100% तैयार करके जाना है। समझ लीजिए इसमें से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण है। ध्यान से समझिएगा, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस प्रकार से सारे आपको तैयार करने हैं। मैं आपको पूरी तैयारी करवाता हूं, जो मैं बता देता हूं समझ लीजिए उसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण है इनमें से, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या जाइलोज है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड का उदाहरण जो होता है वो आपका हो जाता है सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। डाइसैकेराइड का उदाहरण सुक्रोज होता है। क्लियर? समझ गए? उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट है। ध्यान से समझते रहना सारे क्वेश्चंस को। कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट है, क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है या आणविक ठोस है, इस प्रकार से। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट, अब आपको एक काम करना है, नीचे कमेंट में पोटेशियम सल्फेट का संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो पोटेशियम सल्फेट क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट सहसंयोजक ठोस है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको 12 बजे रात में भी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया जाता है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। मतलब फिनाल को जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जैसे क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजीन, इनमें से क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ जब हम गर्म करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। ठीक है,
इसको हम नाइट्रीकरण भी बोलते हैं। नाइट्रीकरण की एक अभिक्रिया होती है, वो आपको तैयार करना है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे कि अभिक्रियाओं पर एक वीडियो बना दो, तो मैं स्पेशल कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं उन पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। बस आपको अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना है कि अभिक्रियाओं पर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। मतलब रोजेनमुंड अपचयन एक अभिक्रिया होती है, इससे हमको क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता, या कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोकार्बन, ये आपको बताना है। तो रोजेनमुंड अपचयन द्वारा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या, एल्डिहाइड, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 6 हमने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम। क्या होता है, इसमें लिखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब कोलराउस का नियम क्या कहा गया कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे इसका सूत्र होता है, सिग्मा एम इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस निगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। मतलब एक मान पॉजिटिव होना चाहिए, एक मान निगेटिव होना चाहिए। इसके उदाहरण में हम क्या लेते हैं, NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है, तो Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए, तो इन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कोलराउस का नियम। समझ गए। तो पहला नियम सभी को समझ में आ चुका है। उसके बाद में बात करेंगे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। कौन से नियम, तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखना है, ठीक है। तो फैराडे ने क्या किया, 2 नियम दिए थे, एक पहला नियम, एक द्वितीय नियम। तो दोनों नियमों को समझेंगे। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका पैसा नहीं पड़ता है। मैं आपको फ्री में बोर्ड एग्जाम तक 95% की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, कौन कौन से नियम है चलिए समझते हैं। पहला नियम है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो है उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर W अनुक्रमानुपाती Q होता है। Q क्या है, आवेश की मात्रा है, ठीक है। तो Q का जो एक मान होता है, Q बराबर IT, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, Q बराबर एक सूत्र होता है, Q बराबर IT, ठीक है। तो Q की जगह पे हम IT भी रख सकते हैं, तो वही यहाँ पे रखा गया है। W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। Z कहाँ से आया, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे Z कांस्टेंट लगा देते हैं, यानी नियतांक लगा देते हैं। और Q बराबर IT होता है। IT यानी I होती है धारा, T होता है समय, ठीक है। तो यहाँ पे Q की जगह पे IT हमको लेना होता है। तो W बराबर ZIT यहाँ पर निकल के सूत्र आ जाता है। अब हमको इसका मान जैसे निकालना है तो Z का मान कहाँ से रखोगे, तो Z का मान होता है E/96500, यानी 96,500, ठीक है। ये रखना होता है Z का मान। बाकी I धारा दी होती है, इस टाइम
t समय दिया होता है, तो यहाँ से हमको निकल के मान आ जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फैराडे का द्वितीय नियम भी समझ लीजिए। द्वितीय नियम क्या होता है? इसमें लिखना है, जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। मतलब जब समान प्रबलता की धारा विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों का भार उनके तुल्यांकी भारों के बराबर होता है। तुल्यांकी भार मतलब E1 E2 इनके बराबर, है ना। तो W1/W2 बराबर E1/E2 ये हो जाता है। तो ये सूत्र है द्वितीय नियम के लिए और वो सूत्र था प्रथम नियम के लिए। दोनों सूत्र याद कर लेने हैं। अगर न्यूमेरिकल आता है तो ठीक है, वरना इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। बस आपको ये दोनों नियम आने चाहिए। ठीक है, समझ गए? उसके बाद में इसी के साथ एक और नियम पूछा जाता है, नियम भी समझ लेते हैं। एक नियम आता है वेग नियम। क्या है? ठीक है, वेग नियम पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो वेग नियम क्या होता है? इसमें लिखना है कि ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। मतलब ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वही क्या होता है? वेग नियम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इसको आप ध्यान से और इम्पोर्टेंट तरीके से तैयार करना है। मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाता है, संक्रमण तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व जो है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये उनका गुण है। अब वो रंगीन यौगिक बनाते हैं, लेकिन क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है। इसमें हमको लिखना है, संक्रमण तत्वों में आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब संक्रमण तत्व में जो आयनों का रंग होता है वो अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और प्रेक्षित रंग जो है अवशोषित प्रकाश से निर्धारित होता है।